जय हिंद दोस्तों, आज हम यूपी ईवीएस का महामैराथन सीरीज़ 5 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो आपको यूपी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वह कहाँ से गुजरती है। तो जो भारत की मानक समय रेखा है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की जो समय रेखा है जो 82.5 डिग्री पूरब से गुजरती है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से की जाती है। तो जो झूम खेती है भारत के मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायु की गुणवत्ता सूचकांक की गणना करने के लिए कौन सी गैस शामिल नहीं होती है। तो जो वायु की गुणवत्ता सूचकांक है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं शामिल की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो वेटलैंड डे दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन और श्वसन दर को अनैच्छिक रूप से नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो जो मेडुला ऑब्लांगेट है यह मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो हृदय की धड़कन और श्वसन दर को अनैच्छिक रूप से नियंत्रित करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकने वाली संधि जो साइट्स है किस वर्ष लागू की गई थी। तो वन्य जीव को जो अवैध व्यापार है उसे रोकने के लिए 1975 में साइट्स संधि लागू की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के पेट में पाए जाने वाले जठर रस का स्वभाव कैसा होता है। तो जठर रस का स्वभाव हमेशा अम्लीय होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसा प्रदूषक मानव शरीर के किस तंत्र का सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो जो सीसा प्रदूषक है मानव शरीर के तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की कमी अधिकता से हो जाता है। तो जो नाइट्रेट है इसकी अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला टोनोप्लास्ट किसकी बाहरी झिल्ली है। तो पादप कोशिका में पाया जाने वाला टोनोप्लास्ट यह रिक्तिका रसधानी की बाहरी झिल्ली है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मन्नार की खाड़ी जिसे गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है किस रूप में घोषित किया गया। तो मरीन नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या है वह 46 है और जोड़े में 23 होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो पेसमेकर का जो संबंध है ये हृदय अंग से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो ईईजी जो होता है यह मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको यूपी टेट में और या फिर सी टेट में ईवीएस के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं। हृदय की धड़कन और गतिविधियों को जांचने के लिए कौन सा उपकरण परीक्षण किया जाता है। तो ईसीजी का परीक्षण किया जाता है हृदय की धड़कन और गतिविधियों को जांचने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनता। तो उल्टा नहीं बनता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को
किन पन्नों पर दर्शाया जाता है? तो रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उन्हें गुलाबी पन्नों पर दर्शाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्तिका WBC कौन सी है? तो मानव की सबसे बड़ी जो श्वेत रक्त कोशिका है वह मोनोसाइट है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के किस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो जो वायुमंडल की जो संवहन मंडल है उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रसायन मंडल किसे कहते हैं? तो रसायन मंडल समताप मंडल को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से है? तो एजेंडा 21 का संबंध पृथ्वी शिखर सम्मेलन से है जो रियो में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए के मुख्य रूप से किस अंग में संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए मुख्य रूप से यकृत में संचित होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी विषैली गैस हीमोग्लोबिन से क्रिया कर रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता दर को कम करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन की क्रिया में रक्त जो ऑक्सीजन ले जाती है उसकी क्षमता को कम करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइकिन किस प्रदूषण का सबसे संवेदनशील प्रतिसूचक है, प्राकृतिक सूचक है? तो जो लाइकिन है ये वायु प्रदूषण का सूचक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो NGT की स्थापना 2010 में की गई थी भारत सरकार द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण विज्ञान टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? तो टेक्सोनोमी का जनक वर्गीकरण विज्ञान का जनक जिसे कैरोलस लिनियस के नाम से जाना जाता है इनके जनक हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्त में पाया जाने वाला RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो रक्त में पाया जाने वाला RH फैक्टर की खोज किस जीव से संबंधित है? तो ये रीसस बंदर से संबंधित है और इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मैसेटर कहाँ पाई जाती है? तो मैसेटर जबड़े में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैसेटर जबड़े में पाया जाता है, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना क्या कहलाता है? तो जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना स्वस्थानी संरक्षण के नाम स्वस्थानी संरक्षण कहलाता है, जिसे इन सीटू भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कभी कभी इन सीटू इंग्लिश में भी दे देता है और एक सीटू जो जीव होते हैं उन्हें अपने प्राकृतिक आवास से यानी कि चिड़ियाघर में जब उन्हें पाला जाता है तो उसे एक्स सीटू कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का pH मान लगभग 7.4 होता है, जिसका अर्थ है कि रक्त हल्का क्षारीय है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चेरनोबिल परमाणु घटना वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो चेरनोबिल जो परमाणु दुर्घटना 1986 में हुई थी वर्तमान में यूक्रेन में है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक कचरे को नियंत्रित करने के लिए 3Rs के नियम में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें रिप्लेस शामिल नहीं है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रिप्लेस शामिल नहीं है।
अगला प्रश्न है कि सजीव श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस अंदर लेते हैं? तो सजीव श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में हिरण को किस श्रेणी के का उपभोक्ता माना जाता है? तो खाद्य श्रृंखला में हिरण को प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी के रूप में माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यूपी टेट हो या फिर सीडीपी हो, सीटेट हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में ईवीएस में पूछता है खाद्य श्रृंखला के बारे में। अगला प्रश्न है कि गंदा पानी सीवेज जिसे कहते हैं कि नदियों में निकलने से पहले कहाँ साफ किया जाता है? मिलने से पहले कहाँ साफ किया जाता है? जो गंदा पानी सीवेज का होता है नदियों में मिलने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में सफाईकर्ता किन्हें कहा जाता है जो मृत जानवरों को खाते हैं? तो जो सफाई करता है प्रकृति के सफाईकर्ता गिद्ध, चील और कौवा हैं, जिन्हें प्रकृति का सफाईकर्ता कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्षा का जल साफ होकर जमीन के नीचे इकट्ठा होने पर क्या कहलाता है? तो वर्षा का जल नीचे इकट्ठा होकर साफ होकर जमीन के नीचे इकट्ठा होने का भूजल कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम जो मेघालय में है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मासिनराम खासिन पहाड़ी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि जल को उबालने से उसमें मौजूद क्या नष्ट हो जाते हैं? तो जल को जब उबाला जाता है तो उसमें हानिकारक कीटाणु और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मकर संक्रांति के त्यौहार पर मुख्य रूप से किन चीज़ों के व्यंजन बनते हैं? तो मकर संक्रांति पर मुख्य रूप से तिल और गुड़ के व्यंजन बनते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कपड़ा हमें जंतुओं जैसे भेड़ या याक के बालों से प्राप्त होता है? तो हमें ऊनी कपड़ा प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भेड़ या याक से हमें उनके बालों से हमें ऊनी कपड़े प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो जो पौधे का रसोई घर या पत्तियों को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भोजन के रूप में उपयोग की जाने वाली गाजर, मूली और शलजम असल में क्या है? तो ये जड़ है। जो गाजर, मूली और शलजम है ये असल में एक जड़ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि रसोई के गीले कचरे, सब्जी के छिलके आदि से बनी प्राकृतिक खाद को क्या कहते हैं? तो इसे कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुत तेज लाउड स्पीकर और पटाखों के फटने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है इससे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन हैं जो कभी कभी दिमाग से निकल भी जाता है, तो इसलिए इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि राजस्थानी मरुस्थल में पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष की मुख्य विशेषता क्या है? तो राजस्थानी मरुस्थल में पाए जाने वाले जो खेजड़ी वृक्ष है इसका मुख्य उद्देश्य है कि यह कम पानी में जीवित रह सकता है और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं और इसकी जो टहनियाँ होती हैं उससे जब लोग वहाँ के छप्पर बनाते हैं अपनी छतों पर लगाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया की जांच के दौरान डॉक्टर खून में किस परजीवी को देखते हैं? तो मलेरिया की जांच के दौरान डॉक्टर प्लाज्मोडियम परजीवी को देखते हैं।
खून में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कौन से खेल सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो बच्चों के जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे अच्छा खेल होगा आउटडोर खेल। खेल के मैदान में जाकर बच्चों को अलग अलग खेल सिखाएंगे, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों साथ साथ होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में ग्लोब का मुख्य उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। तो कक्षा में ग्लोब का मुख्य कार्य पृथ्वी का आकार, महाद्वीप और महासागरों की स्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संकीर्ण जल संधि का क्या नाम है, जिसे पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर है। तो उत्तराखंड में टिहरी बांध जो भारत का उत्तराखंड में जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ये भागीरथी नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध जो लोकटक झील है मणिपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में आर्गन गैस की परसेंटेज कितना है। तो 0.93% आर्गन गैस की प्रतिशत है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की परसेंटेज कितना है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में जीवनदायिनी ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज लगभग 21% है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मात्रा कितनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में तीसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में तीसरी सबसे बड़ी गैस आर्गन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है। तो जो वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक अक्रिय गैस आर्गन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किस दशक में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ था उत्तराखंड में, और इसके जो पहले आंदोलनकर्ता थे वह सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है। चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड से स्थित है, संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन का उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ। तो जो चिपको आंदोलन है ये चमोली गांव से प्रारंभ हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड का चमोली जिला जो है यह किस आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। तो यह चिपको आंदोलन के लिए विश्व प्रसिद्ध है उत्तराखंड का जिला। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के दौरान वनों को काटने से बचाने के लिए लोग क्या करते थे। तो चिपको आंदोलन जब हुआ था तो उस दौरान जब पेड़ काटे जाते थे तो वहाँ के जो लोग थे वो वृक्ष से चिपक कर या लिपट जाते थे ताकि पेड़ को लोग न काट पाएँ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य था वनों की कटाई को रोकना था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि
सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन के प्रणेता थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंडी प्रसाद भट्ट का नाम किस महत्वपूर्ण आंदोलन से जुड़ा है? तो चंडी प्रसाद जो भट्ट हैं, इनका जो आंदोलन है ये जुड़े थे चिपको आंदोलन से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गौरा देवी चिपको आंदोलन में किस प्रकार के नेतृत्व के लिए जानी जाती हैं? तो ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व के लिए जानी जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गौरा देवी की ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा पर आधारित पहला वैश्विक सम्मेलन, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन सबसे पहले 1972 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक तौर पर किस वर्ष मनाया गया था? तो प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस आधिकारिक तौर पर 1973 में मनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 0 से 18 किलोमीटर है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बहुत ही सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यूपी टेट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे रिलेटेड आपको ज़रूर मिलेगा। अगला प्रश्न है कि वर्षा, बादल, तूफान और बिजली कड़कने जैसी सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल को मौसम परिवर्तन के कारण अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल को मौसम परिवर्तन के कारण अन्य संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है या अधोमंडल के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि समताप मंडल को और क्या नाम से जाना जाता है? तो समताप मंडल को रसायन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जेट या वायुयान उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे उत्तम है? तो समताप मंडल में जो जितने भी जहाज हैं या विमान है उड़ाने के लिए वायुमंडल का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में विद्यमान है? तो ओजोन परत समताप मंडल में विद्यमान है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का वह स्थान जहाँ भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है, यह क्या कहलाता है? यह अधिकेंद्र कहलाता है, जहाँ पृथ्वी पर भूकंप के अनुभव सबसे पहले किए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर नापने का कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए ये सिस्मोग्राफ पैमाने का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिस्मोग्राफ का उपयोग मुख्य रूप से क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता और लहरें मापने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने पर 0 से 9 तक के अंकों को क्या दर्शाते हैं? तो जो रिएक्टर पैमाने पर 0 से 9 तक के अंक होते हैं वह भूकंप की शक्ति, विनाशकारी और क्षमता को दर्शाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूकंप की कौन सी तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी मानी जाती है? तो भूकंप की जो एल तरंगे हैं ये बहुत ही विनाशकारी मानी जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूकंप की कौन सी तरंगे सबसे तीव्र गति से चलती हैं? तो भूकंप की सबसे तीव्र गति से चलने वाली जो तरंगे हैं वो पी तरंगे हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मर्केली पैमाना का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो जो मर्केली पैमाना होता है यह भूकंप से होने वाले नुकसान के माप के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागरों में जल स्तर
बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागरों में जल स्तर बढ़ने का कारण ध्रुवीय प्रदेशों में जमी बर्फ का पिघलना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्रुवीय बर्फ के पिघलने का मुख्य कारण वातावरण की किस गैस की अधिकता से है? तो जो ध्रुवीय बर्फ पिघल रहा है, जिससे जल स्तर समुद्र में बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक और दम घोटने वाली सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो ये सल्फर मिश्रित जो गैस है ये सल्फर डाइऑक्साइड है, जो जिसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए सबसे उत्तरदायी गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सल्फर डाइऑक्साइड नमी और जल के साथ क्रिया करके कौन सा तेजाब बनाता है? तो नमी और जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आगरा में स्थित ताजमहल के पत्थर पीले होने का मुख्य कारण क्या है? तो ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण अम्लीय वर्षा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे प्रभावी प्राकृतिक साधन क्या है? तो वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का सबसे प्रभावी प्राकृतिक कारण जो साधन है अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के संरक्षण के उत्तरदायी हैं? तो जो वन्य जीव अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान या स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग मानव निर्मित आवास में रखना क्या कहलाता है? यह बाह्य स्थान या एक्सिटू कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिड़ियाघर जू जंतुओं के संरक्षण का कैसा उदाहरण माना जाता है? जो चिड़ियाघर है जो बाह्य स्थान के नाम से जाना जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि घरों में रखी मछलियों के लिए बनाया गया एक्वेरियम कैसा है? तो एक्सिटू है, मानव निर्मित कृत्रिम आवास है जो मछलियों को हम घर में रखते हैं एक्वेरियम में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो यह ओजोन परत रोकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है, जिससे हमारे त्वचा और आँखों की जो परेशानी दिक्कत है वो नहीं होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है